हक की बात हो तो उसके लिए जान दे दो जी। और अगर बातिल आपको रोकना चाहे तो उस मिशन में उसको फेल करने के लिए भी आपको अपनी जान देनी पड़े तो आप दे दो, बातिल के सामने झुकना नहीं। आपने गुज़िश्ता दिनों एक ट्वीट किया था जिसमें जमात के कुछ तंजीमी मामलात उसमें ख़राबी का जिक्र किया था आपने, और वो उसके बाद आपने वो ट्वीट करने के बाद कुछ मामलात इस तरह हाइप पकड़ के उसके बाद आपको यूट्यूब पे जाके वजाहत देनी पड़ी उस ट्वीट के हवाले से। वजाहत देने की क्या वजह थी सर? क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर था? मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी को जवाबदेह नहीं हूँ जी। जमात में मैं अगर किसी को जवाबदेह हूँ जी। तो वो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब हैं और वो अंस हुसैन रिजवी साहब। आप कायदे मोहतरम से पूछें कि क्या मैंने कोई डील की, मैंने कोई डिमांड की। आप बता सकते हैं आपने क्या काम किया है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ है आपके काम करने से? क्या काम किया आपने, ये भी बता दीजिए। ये है वो रिकॉर्ड, हज़ारों सफ़ों पे, हज़ारों फाइलों पे मुश्तमिल। ये क्या आप दिखा रहे हैं? आज भी मैं बोरियां उठा के फिर रहा हूँ। आज भी मुझे किसी बंदे ने पूछा कि तुम 4 महीने नायब नाज़िम आला रहे हो या 4.5 महीने, तो तुमने इनमें क्या किया? 152 पीपीज़ के एक अगर एक पीपी में 40 उम्मीदवार भी हैं तो एक उम्मीदवार को खुद मिला। ये वो काम है जो जमातें करोड़ों रुपए खर्च करके फील्ड में करवाती हैं। उस दौरे में हर मुमकिन खलल डालने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि ये कहाँ से एक नया ट्रेंड आ गया है कि ये बंदा जनाब मुंह उठाता है, गाड़ी स्टार्ट करता है लाहौर से और ये दौरे पे आ जाता है और ये आके जनाब हमारे पे चेक एंड बैलेंस। डिवीजन्स परेशान हो गए, डिस्ट्रिक्ट परेशान हो गए। आपको नहीं लगता कि इस तरह के मामला जो है ये सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं करने चाहिए, और इस तरह के मामला से जो है वो जमात की बदनामी हो सकती है या दूसरी जमातें जो हैं उनको मौका मिल सकता है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे बात करने का? तो आप नहीं समझते कि ये मामला जो है आपको साद रिजवी साहब से, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हैं, उनसे डिस्कस करना चाहिए था? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़े अच्छे और मजबूत ताल्लुकात होने के बावजूद आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ही मुतासिर क्यों हुए? जब इंटरव्यू हुआ, शूरा के अरकान ने मेरा इंटरव्यू किया तो उन्होंने मेरे से पूछा आपको कौन सा ओहदा चाहिए। मैंने कहा अगर आप समझते हैं कि मैं बाबा जी के मज़ार पे झाड़ू मारने के लिए परफेक्ट हूँ तो मुझे वो भी रख दे, मैं वो करूँगा। आप ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए खिदमात सर इंजाम दे रहे हैं, ये खिदमात जो है ये पार्टी पे एहसान है या आप इसे अपना एक अहम फरीज़ा समझते हैं? जब भी इलेक्शंस होते हैं तो नताइज आते हैं तो कहा जाता है कि जी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोटों पर डाका डाला गया है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि उन डाकों को रोकने के लिए, अगर तो वाकई डाका डाला जाता है, तो उनको रोकने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं जिसकी वजह से वो लोग जो आपको वोट देते हैं उनके जज्बात मजरू ना हो? अवामी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, अवाम जो है इस वक्त मसाइल से दो चार है, गरीब तबका जो है वो पिस चुका है महंगाई की चक्की में। आप लोग अवामी मसाइल हल करने के लिए क्या अवाम के पास जा रहे हैं? जमात की तंजीम साजी करने के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों ज़रूरी है? क्या उस्मान खिजर मांगट ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान छोड़ दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगट साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक जानी मानी शख्सियत हैं। इन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में ओहदे पे रहते हुए कितना काम किया, ओहदे से जब हट गए उसके बाद कितना काम किया, और मज़ीद ये कि आजकल जो सोशल मीडिया पे मामला चल रहे हैं, कुछ फितना फैलाया जा रहा है, और बैरिस्टर साहब के क्या इख्तिलाफात हैं, इस हवाले से बैरिस्टर साहब से डिस्कस करेंगे। बड़ा अहम इंटरव्यू है, आपने लास्ट तक जरूर देखना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम माला साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर इंटरव्यू, और आपने मुझे इस काबिल समझा कि आई कैन पुट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू बिफोर योर टीवी, बिफोर योर चैनल। जी सर, आज के बड़े अहम 13 क्वेश्चंस हैं और आवाम चाह रही थी कि आपके साथ एक सेशन हो। उसकी एक मेन वजह यह भी है कि लोग आपसे मोहब्बत बहुत करते हैं, और जो मोहब्बत होती है ये बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगट से नहीं है, इनके काम की वजह से इनसे मोहब्बत है। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगट कौन है और माशरे में उसका क्या किरदार है? अमानुल्लाह साहब, बेसिकली मैं अपना बड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। आप गूगल पे जाएं, नाजरीन गूगल पे जाएं, जाके बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगट लिखें तो मेरी एक पूरी हिस्ट्री निकल के आ जाएगी। आप उसमें देखेंगे कि सर आई एम ए प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर सर जी। अल्लाह ताला ने ये करम किया, मुझ नाचीज़ को इस काबिल बनाया कि मेरा सर LLB ऑनर्स भी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से है, मेरा मास्टर्स इन लॉ है वो लंदन से, फिर उसके बाद मैंने बार किया लिंकन इन से। उसके बाद जब मैं वापस पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान की बहुत बड़े बड़े नाम हैं कानून की फ़ील्ड में जिनके साथ मैंने प्रैक्टिस की एज एन
इंटर्नी एसोसिएट, उसके बाद एज एन सीनियर एसोसिएट, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और वो इतने बड़े नाम हैं कि जिन इमरान खान जिनसे आजकल अपने केसेस करवा रहा है, उनको वो समझते हैं कि वो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉयर्स हैं। तो उन फर्म्स में जगह बनाना, वहाँ पे काम करना। उसके बाद सर 2016 में मैंने अपनी लॉ फर्म बनाई लीगल मास्टर्स एंड को के नाम पे जी। और उस लॉ फर्म में मैं फाउंडिंग पार्टनर हूँ, सीनियर पार्टनर हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में बहुत बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स हैं, बट अमॉन्ग टॉप 10 जो लीडिंग लॉ फर्म्स हैं उनमें लीगल मास्टर एंड को भी आती है। उसके बाद मान लो साहब 2018 में मैंने टीचिंग स्टार्ट की जी। पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, सेम्स, UMT, लम्स और इंटरनेशनल कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन पे मैं ऑनलाइन लेक्चर्स भी देता रहा हूँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ वेरी शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम जो मेरी डेडिकेशन थी टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स और मेरा पैशन फॉर टीचिंग जो था, और उससे अल्लाह ताला ने करम किया और विद इन वेरी शॉर्ट स्पेल ऑफ टाइम मैं पाकिस्तान का जो कानूनी तालीमी इदारे हैं जहाँ पे कानून की तालीम दी जाती है वहाँ पे हाईएस्ट पेड विजिटिंग फैकल्टी मेंबर बना। और उन तालीमी इदारों में जहाँ पे एक क्लास में एक बच्चा एक टीचर होता था, बच्चे लेक्चर्स लेने नहीं आते थे, जब मैंने लेक्चर्स देने स्टार्ट किए तो वहाँ पे उस पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम्स छोटे पड़ गए। ये ऑन रिकॉर्ड है, अभी आप इस पे ये क्लिप्स चला सकते हैं, देख सकते हैं। फिर कोरोना आ गया, कोरोना में मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स दिए तो 15-15 हज़ार स्टूडेंट ने एट द वेरी सेम टाइम पूरी दुनिया से मेरे वो लेक्चर्स लिए जी। और उसके बाद लाखों में उनके व्यूज़ गए, वो सारा कुछ हुआ। ये अल्लाह ताला का करम है। बिसाइड दैट अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकल हिस्ट्री है, पॉलिटिकल फैमिली है, ज़मींदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है। अल्लाह ताला किसी को दे के आज़माता है, किसी को ना दे के आज़माता है। तो बड़ी ज़िम्मेदार फैमिलियों में हमारा शुमार होता है। उसके बाद मेरा जो फैमिली बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, अल्हम्दुलिल्लाह जीनन यूकेएम के नाम से मेरी कंपनी है और ये टॉप रैंक कंपनीज़ में आती है जो प्राइवेट जो है प्रोजेक्ट्स करती है लाहौर में, यानी कि खुद लैंड परचेज़ करके और उसके ऊपर फिर बिल्डिंग्स डेवलप करके उनको बाद में सेल करती है। तो ये अल्लाह ताला का करम है। ये एक छोटा सा मेरा बैकग्राउंड है। और इसके बाद जब 2022 में फिर आगे मेरा अपना पॉलिटिकल कैरियर एक स्टार्ट हो जाता है जी। सर दूसरा बड़ा अहम क्वेश्चन है, आपने पॉलिटिकल कैरियर की बात की है तो मैं वहीं से आपसे सवाल करना चाहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़े अच्छे और मजबूत ताल्लुकात होने के बावजूद आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ही मुतासिर क्यों हुए? अमानुल्लाह साहब, अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में आया और मैंने फेम हासिल किया और उसके बाद मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल रहे हैं, तो उनके लिए आज मैं बड़ा क्लियर कट और बड़ा वाज़े एक पैगाम है, बड़ा इसको मैं क्लियर करता चलूँ कि मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी उस जगह पे ताल्लुकात हैं जहाँ पे लोग सोच भी नहीं सकते और मेरे ज़ाती ताल्लुकात हैं। मेरे कोई किसी के लिंक्स से कोई वाय से ताल्लुकात नहीं है। पीपल्स पार्टी में मेरा जरदारी फैमिली के साथ ताल्लुक था। जब मैं पार्टी में आया मैंने पहला इंटरव्यू दिया, तब भी मैंने बताया। PMLN में मेरे वहाँ पे ताल्लुक है जहाँ पे किसी की सोच नहीं जा सकती। मरीम नवाज शरीफ साहबा की साहबजादी मेरी जूनियर थी जी। और इस तरह के मेरे ताल्लुकात हैं। उसके बाद जनाब आप ले लें, नवाज लीग भी हो गया, PTI भी हो गया, पीपल्स पार्टी भी हो गया। ताहिरुल कादरी साहब आप एक बहुत बड़ा नाम है। ताहिरुल कादरी साहब की बहू और उनकी बेटी दोनों मेरी बहनें, वो मेरी अपनी ज़ाती क्लास फेलो थी, मेरी बहनें हैं वो जी। तो इस तरह के मेरे हर जगह पे ज़ाती ताल्लुकात हैं। लेकिन इन तमाम ज़ाती ताल्लुकात के बाद जब मैंने पॉलिटिक्स स्टार्ट करनी थी तो मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं किसी के कंधे पे रख के सीढ़ी चढ़ जाऊँ और वहाँ पे जाके बल्ले बल्ले करवा लूँ। मैं एक स्ट्रगल पे बिलीव करता हूँ। मैंने टीचिंग स्टार्ट की, मैंने स्ट्रगल की, मेरा पैशन ऐसा था कि अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त की बुलंदियों पे पहुँचा दिया। मैंने वकालत की, मेरा पैशन ऐसा था वकालत के लिए कि अल्लाह ताला ने मुझे उसमें बुलंदियों पे पहुँचाया। आज हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान का कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं कर रहे। उसके बाद बिज़नेस किया तो बिज़नेस भी मैंने पैशन से की है। तो इसी तरह जब मैंने पॉलिटिक्स करनी थी तो ये भी अब मैं इस फील्ड में आया हूँ। तो जैसे बंदे के दूसरे कैरियर होते हैं, पॉलिटिकल कैरियर भी होता है, एक स्ट्रगल होती है। तो आई हैव चूजन दिस स्ट्रगल ऑन माई ऑन। मैंने किसी से, मेरा कोई मौलवी जानने वाला नहीं था, कोई मौलाना, कोई मुफ्ती मेरा जानने वाला नहीं था जो मुझे साथ रिजवी साहब के पास ले जाता या मुझे जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में बताता। अल्लाह ताला ने मुझे अपना दिमाग दिया, मैंने अपनी रिसर्च की है, मैंने देखा है कि मुल्क के, मैंने खुद एवेल्यूएट किया है, मैंने कुछ पैरामीटर्स सेट किए हैं, उनमें मैंने खुद से सोचा है
कि इस वक्त कौन सी ऐसी जमात है जो अवाम के हकूक़ की बात करती है, जी। कौन सी ऐसी बात है जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे पहरा देने की बात करती है, जी। जो नामूसे रिसालत पे पहरा देने की बात करती है। कौन सी ऐसी जमात है कि जो यहूदी लॉबी को लाइक उनको ऑन फ्रॉम द फ्रंट साइड उनको फाइट करती जी। है इस कंट्री को आगे लेके। और फिर कौन सा ऐसा लीडर है जिसमें ये कैपेबिलिटी है, जिसमें एक ऐसा क्रिज्मा है, ऐसा चाम है कि वो जनाब बाकी तमाम इन चोरों डाकुओं लटेरों को जनाब इनको टक्कर दे सके, जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो आई डिड दिस रिसर्च ऑन माई ऑन, और मैंने and I ended up with a solution and I ended up with a result that Tehreek-e-Labbaik Pakistan is that party. Allama Saad Hussain Rizvi, Ansar Hussain Rizvi साहब are those leaders जिनको मैं एडमायर कर सकता हूँ, जिनके साथ मैं जा सकता हूँ। और एक और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने देखा कि इस जमात में मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए जगह है, यहाँ पे खुला मौजूद है, मुझे यहाँ पे जाना चाहिए, मैं जाऊँगा। मैंने बिल्कुल ये सोचा, मैं हार्ड वर्क करूँगा, मैं पैशनेटली वर्क करूँगा, मैं जमात को आगे लेके जाऊँगा तो मैं एलिवेट होऊंगा, मेरी इज्जत और ज़्यादा बढ़ेगी। मेरी इज्जत काम मैंने नहीं सर को, मेरी किसी को शक्ल नहीं पसंद, मेरी किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं है। ये जो कारकुन मुझे प्यार करते हैं, मेरे कायदे मोहतरम मुझे प्यार करते हैं, अंसर हुसैन रिजवी साहब मुझे प्यार करते हैं, वो मेरे काम की वजह से करते हैं। उनके पास एक एक रिपोर्ट होती है। तो सर दिस वाज द रीज़न आई हैव चूजन TLP एंड मैंने उस वक्त फ़ैसला किया कि मैंने जाना है। और आई वेंट स्ट्रेट फॉरवर्डली टू कायदे मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रिजवी। मैं पहले दिन उनके पास गया, मैंने मुलाकात की, उन्होंने मुझे कहा आप किधर जनाब? तो मैंने बताया जी मैं TLP को ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, मैं आपकी जमात में काम करना चाहता हूँ। तो जनाब दिस इज़ हाउ आई ज्वाइन TLP। और अल्लाह ताला के फजलो करम से काम किया भी, उन्होंने मुझे बड़ा वार्म वेलकम किया और हर तरीके से अपनी जान मारी है इस जमात के लिए। जनाब सर आपने अभी जिक्र किया है साद रिजवी साहब के हवाले से, उन्होंने आपका वेलकम भी किया और आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ज्वाइन किया। मेरा आपसे बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसी हवाले से सिलसिले को आगे लेके चल रहे हैं। मुझे बताइएगा कि आप 3-4 माह या 5 माह जितनी देर भी नाइब नाज़िम आला पंजाब रहे हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में, आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए क्या किया? सर जिस दिन मुझे सबसे पहली बात, मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में आया, मेरी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, मेरी फैमिली 2 दफ़ा MP रह चुकी थी, हमारे घर में 2 दफ़ा वजारत रही, और इतने सारे मामला। जब इस तरह का कोई बंदा किसी जमात में जाता है, वो डील करके जाता है कि बताएं मुझे क्या ओहदा देंगे आप, बताएं मुझे आप किस जगह पे रखेंगे। आप कायदे मोहतरम से पूछें कि क्या मैंने कोई डील की, मैंने कोई डिमांड की? गया हूँ, मिला हूँ, जूस का ग्लास पिया है, 2 खजूरें खाई हैं, प्यार मोहब्बत लिया, उनसे दुआएं ली हैं, वापस आ गया हूँ और वर्क स्टार्ट कर दी है। 3 महीने अपने हल्के में काम किया है, उस हल्के में काम किया है जहाँ पे TLP का कोई बंदा नाम लेना लोग डरते थे। और जब मैं वहाँ पे गया हूँ, ओवरवेलमिंग रिस्पांस था, गलियाँ बंदों से भर गई, सड़कें बंदों से। सर आप बता सकते हैं आपने क्या काम किया है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ है आपके काम करने से? क्या काम किया आपने, ये भी बता दीजिएगा। सारे मैं आपको A to Z बताता हूँ। आप मेरी ट्विटर प्रोफाइल पे जाएंगे, आप देखेंगे कि कैसे मैं डोर टू डोर जा रहा था, कैसे मैं एक एक कारकुन के पास जा रहा था, कैसे मैं नए लोगों को शामिल कर रहा था, और मैं साथ साथ बता रहा था कि ये सारे वो लोग हैं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग हैं। जिस दिन इसमें मैं मांगट ग्रुप के लोग शामिल कर दूंगा, जो कि सर हर सियासतदान का एक ज़ाती ग्रुप होता है, एक धड़ा होता है। गांव में हमने लोगों के काम किए हुए हैं, हमने लोगों के बच्चों को नौकरियां लगवाया हुआ है, हमने लोगों की खिदमत की हुई है, तो लोग हमें अपना मेंटोर समझते हैं, अपना लीडर समझते हैं, वो हमारे पीछे खड़े होते हैं। तो मैंने उस वक्त भी इंटरव्यू में, मैंने बोल न्यूज़ को इंटरव्यू दिया और उनको मैंने बताया, अली रज़ा साहब को, कि ये तो अभी, क्योंकि बोल न्यूज़ मेरे पास कैसे आ गया, क्योंकि वो एक इंस्पायरिंग जो स्टोरीज है उनको कवर करता था। बोल बज़ ने देखा कि ये एक लड़का है, ये TLP में आया, इसको बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिल रहा है इसके हल्के में, ये जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे बंदे हैं, जलसे जुलूस रैलियाँ गलियाँ और जनाब भरी हुई हैं बंदों से, और बड़े इसके इस्तकबाल हो रहे हैं। तो वो मेरा इंटरव्यू करने है, मैंने तब भी बताया था कि ये सिर्फ TLP के वर्कर्स हैं। अभी मैं अपने मांगट ग्रुप के बंदे इसमें शामिल जब करूँगा, उनको साथ अटैच करूँगा, तो ये फोर्स संभाली नहीं जाएगी। तो वो बाद में फिर लोगों ने देखा, और इस 3 महीने के मेरे इस काम को देखते हुए मुझे खुद जमात ने, मैं आज यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, अगर किसी के पास इसके कॉन्ट्ररी बात है वो इसको डिनाई करे, मुझे खुद रब्ता किया गया, मुझे कहा गया कि आप जनाब जमात में इस तरह शुमाली पंजाब की तंजीम बन रही है, आप अपना फॉर्म फिल करके भेजें। मेरे पास तो फॉर्म भी नहीं था, मुझे व्हाट्सएप किया गया, मैंने उसको फिल किया, फिल करके व्हाट्सएप पे ही वापस भेजा। उसमें लिखा हुआ था आप किस ओहदे के ख्वाहिशमंद हैं, तो मैंने उनमें लिखा कि मुझे
किसी ओहदे का ख्वाहिशमंद नहीं। जिस नौकरी के लिए चूज़ किया जाए मैं वो नौकरी करने को तैयार हूँ और सदके दिल से उस नौकरी को करूँगा। जब इंटरव्यू हुआ, शूरा के अरकान ने मेरा इंटरव्यू किया तो उन्होंने मेरे से पूछा आपको कौन सा ओहदा चाहिए। मैंने कहा अगर आप समझते हैं कि मैं बाबा जी के मज़ार पे झाड़ू मारने के लिए परफेक्ट हूँ तो मुझे वो भी रख दें, मैं वो करूँगा। और अगर आप समझते हैं कि मैं फील्ड में जाके कोई पॉलिटिकल जो बूम जो है पार्टी को इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जो है पार्टी को आगे लेके जा सकता हूँ और लोगों को ला सकता हूँ या अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेटर कर सकता हूँ, तो मुझे कोई वो वाली जॉब दें। लेकिन साथ मैंने ये कहा कि मुझे कुछ करने वाला काम दीजिएगा, मुझे नुमाइशी ओहदा नहीं चाहिए। तो चंद दिन बाद जनाब कॉल आई कि आपने सुबह हलफ उठाना है बाबा जी के मज़ार पे। आई वेंट देयर, मैंने हलफ उठाया। हलफ उठाने के बाद सर नायब नाज़िम आला होता है कि जब नाज़िम आला बीमार है तो वो काम करे, जब नाज़िम आला आउट ऑफ स्टेशन है तो नायब नाज़िम आला काम करे, जब नाज़िम आला मुल्क में नहीं है तो पीछे से फॉर द टाइम बीइंग नायब नाज़िम आला काम करता है। बाकी नायब नाज़िम आला ने घर बैठ के एंजॉय करना होता है और कोई काम नहीं, कि उसकी गैर मौजूदगी में जनाब उसको रिप्रेजेंट करना होता है। लेकिन मैंने इससे बढ़ के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज्यूम किया। मैंने जनाब सबसे पहला काम पूरे पंजाब के दौरे किए, अपने 14 अजला के एक एक ज़िला का खुद दौरा किया। ज़िला को लाहौर नहीं बुलाया, एक एक ज़िला का खुद दौरा किया। वहाँ पे पुराना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिकॉर्ड इकट्ठा किया, वहाँ पे इख्तलाफ देखे, वहाँ पे उनको नोट डाउन किया, उनको ख़त्म करवाने की कोशिश की। 152 पीपीज़ के एक एक, अगर एक पीपी में 40 उम्मीदवार भी हैं तो एक एक उम्मीदवार को खुद मिला और उनको मैंने इंटरव्यू किया, उनके गुड एंड बैड पॉइंट्स को नोट किया, नोट्स बनाए, सब काम किया। उसके बाद दोबारा दौरा और उस दौरे में हर मुमकिन खलल डालने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि ये कहाँ से एक नया ट्रेंड आ गया है कि ये बंदा जनाब मुंह उठाता है, गाड़ी स्टार्ट करता है लाहौर से और ये दौरे पे आ जाता है और ये आके जनाब हमारे पे चेक एंड बैलेंस। डिवीजन्स परेशान हो गई, डिस्ट्रिक्ट परेशान हो गए, क्योंकि और परेशान वो लोग हुए जो काम नहीं करते, जो काम करते हैं वो खुश हो गए। क्या फील्ड वर्क किया आपने सर? सर बता रहा हूँ, ये पहला दौरा हुआ, उसके बाद उसमें टास्क दिए गए, दोबारा दौरे स्टार्ट कर दिए। दूसरे दौरों में मैंने 152 पीपीज़ के एक एक ओहदेदार को मिला, उनसे नीचे यूसीज का रिकॉर्ड लिया, उनसे वार्ड्स का रिकॉर्ड लिया, उसको क्रॉस चेक किया कि क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है या ये फेक है सारी चीज़ें। उसको क्रॉस, ये वो काम है जो जमातें करोड़ों रुपए खर्च करके फील्ड में करवाती हैं। रिपोर्ट्स मुरतब पीटीआई क्या करती है, पीटीआई इन कामों के लिए फर्म्स को हायर करती है और वो अपना सारा डाटा इकट्ठा करती है और डाटा इकट्ठा करने के बाद उसके ऊपर रिलाय करके वो पॉलिटिकल डिसीजंस लेते हैं, आंखें बंद करके वो डिसीजन। ये सारा काम मैं कर रहा था। मेरे पास मैंने एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखा हुआ था, मैंने नेशनल पॉलिटिक्स को देखा हुआ था, सारी ज़िंदगी से मेरे घर में सियासत चल रही है, मैं उसको देख रहा था, तो आई हैड दैट एक्सपीरियंस। उसके बाद जनाब तीसरा, शुमाली पंजाब में मैंने 14 के 14 अजला में वर्कर कन्वेंशन के जमात को एक बूम मिले, लोग देखें, और वो तारीख साज वर्कर कन्वेंशन हुए। अभी इतना ही काम किया था, एक रात मैसेज आ गया कि जनाब आप 152 पीपी से पूछ रहे हैं कि मैं उनसे मिला, मैंने उनके इख्तलाफात ख़त्म करने की कोशिश, अगर मैं दौरे पे जा रहा हूँ मेरे दौरे पे खलल, अगर मैं कोई इख्तलाफ ख़त्म कराने के लिए मैं वहाँ पे बैठता हूँ और मुनसिफ बन के बैठ के फ़ैसला करता हूँ तो डिवीज़न मेरे उस फैसले पे अमल दरामद करने को तैयार नहीं, डिस्ट्रिक्ट तैयार नहीं, पीपी तैयार नहीं, हर जगह पे इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की गई। लेकिन एक रात जनाब मैसेज आ गया कि जनाब आप तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स लेफ्ट कर दें, यू आर नो मोर नायब नाज़िम आला तहरीक लबैक पाकिस्तान। यार अगर आपने मुझे नायब नाज़िम आला बनाया था तो मुझे आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, 3 महीने बाद मुझे पूछते तो सही कि तुमने क्या किया है। अब ये देखें, ऐसा होता है सर जमातों में, ये है वो रिकॉर्ड हजारों सफ़ों पे, हजारों फाइलों पे मुश्तमिल। ये क्या आप दिखा रहे हैं? आज भी मैं बोरियां उठा के फिर रहा हूँ। आज भी मुझे किसी बंदे ने पूछा कि तुम 4 महीने नायब नाज़िम आला रहे हो या 4.5 महीने, तो तुमने इनमें क्या किया है? सर ये वो रिकॉर्ड है जो मैंने जमात का डाटा इकट्ठा किया हुआ था, जमात की अच्छी बुरी चीज़ें इकट्ठी की हुई थी, जो मैं जमात की बेहतरी के लिए आगे इकदामात करना चाहता था, कायदे मोहतरम के गोश गुजार करना चाहता था, अपनी शूरा के गोश गुजार करना चाहता। आपने मुझे पूछा ही कुछ नहीं, आपने एक रात उठे और आपने ओहदा मेरे से, मैं सर ओहदे का मोहताज नहीं हूँ, मैं ओहदे का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, ओहदे से मेरी ज़ात एलिवेट नहीं होनी। अगर कोई काम ओहदे पे रह के करता तो जमात एलिवेट होती है। मैं ये सारा पलंदा बना के मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, मैंने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना छोड़ दिया, मैंने अपना बिजनेस गिव अप कर दिया। ये सारा पलंदा ऐसी थोड़ी बन गया, इसमें उम्मीदवारों का डाटा था, इसमें उम्मीदवारों की फाइनेंशियल स्टेटस था, उनका पॉलिटिकल स्टेटस था
कि क्या उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, क्या कैपेबिलिटी है, इलेक्शन लड़ सकते या नहीं लड़ सकते। इसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ का डाटा था कि किस किस कैलिबर के हमारे पास कौन कौन से बंदे हैं। इसमें हमारे पीपीज़ का डाटा था कि कौन कौन से कैलिबर के बंदे हैं। इसमें हज़ारों ऐसी चीज़ें जो मैं यहाँ बता ही नहीं सकता, ठीक है। ये सारा मेरे से किसी बंदे ने पूछा ही नहीं कि तुमने 3.5-4 महीने रहे हो, कुछ काम किया। ये आज आप इंटरव्यू में पूछ रहे हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि तुमने कुछ किया या नहीं किया। भाई आप एक बॉडी को डिसॉल्व कर दें, मेरा काम पसंद नहीं, मेरी शक्ल पसंद नहीं, आप डिसॉल्व करें, लेकिन मुझे मेरे से उसकी पूछताछ करें कि तुम्हें हमने एक ओहदा दिया था, तुमने किया क्या है। मुझे सर आज तक किसी ने नहीं पूछा, ये मैं अमानत आज तक उठा के फिर रहा हूँ सर। लाइक अब मैं कोई एहसान नहीं कर रहा जमात के लिए। अगर मुझे नायब नाज़िम आला बनाया गया तो मैं नायब नाज़िम आला बन के साथ वकालत भी करता रहूँ, साथ टीचिंग भी करता रहूँ, साथ जनाब मैं जो है अपनी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी करता रहूँ, साथ तकरीरें भी शुरू कर दूँ पैसे लेके। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने एक काम किया जितनी देर मेरे पास होता रहा है वो काम था काम काम काम। इसमें सर मैं 3 महीने तक मैं लाइक हफ्ते में एक आधा दिन मैं अपने घर आता था। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है सर इसके लिए। लाइक ये मुंह से कहना आसान है, कोई बंदा साबित कर दे कि उस्मान खिज़र मांगड़ ने एक गिलास पानी का भी उनके पल्ले से पिए, ठीक है। तो ये मैंने जमात पे एहसान नहीं किया, जमात ने मेरे पे एहसान किया, मुझे इस नौकरी के काबिल समझा। लेकिन जब आप नौकरी करते हैं और उस नौकरी से नौकर को हटाते हैं तो नौकर को पूछते तो हैं कि भाई तुम्हारी अच्छी बुरी चीज़ें क्या हैं, हमें बताओ। लेकिन यहाँ पे एक व्हाट्सएप मैसेज आ गया, हटा एक शख्स जिसको अपना ओहदा पसंद नहीं था, उसके ओहदे के लिए आपने पूरी बॉडी ख़त्म कर दी। मुझे सर ओहदा नहीं चाहिए। मैं आज 99% लोगों को आज 4-5 दिन पहले तक पता ही नहीं था कि मैं नायब नाज़िम आला हूँ या नहीं हूँ। मुझे सारे लोग नायब नाज़िम आला क्या, मुझे नाज़िम आला समझते थे लोग सारे। पूरे पाकिस्तान से मुझे मैसेजेस आए, कॉल्स आए, और लाइक ट्विटर पे मैसेजेस आए, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए, इतनी कॉल्स मुझे कि भाई आप नायब नाज़िम आला नहीं रहे। सर अगर मैं लोगों को तब बताता कि मैं नायब नाज़िम आला नहीं रहा अगर मुझे मेरा ओहदा जाने का दुख होता। मैंने 7 महीने, तकरीबन आज अगस्त में 7 महीने हो जाते हैं, 7 महीने मैंने बगैर नायब नाज़िम आला के भी काम किया है। तो वो काम टिका के किया है, किसी बंदे को पता ही नहीं चलने दिया। तो लोगों को तो इस चीज़ का पता ही नहीं था। तो वो मैंने अब बताया, लोग मेरा काम देख के समझ रहे थे कि ये अभी भी बतौर नायब नाज़िम आला काम कर रहा है जी। तो सर जमात का काम करने के लिए, दीन का काम करने के लिए और नामूस रिसालत पे पहरा देने के लिए मुझे किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है। मेरी आप किसी भी ओहदेदार से ज़्यादा, पंजाब की बात करें अगर आप मुझे, मैं पंजाब मैंने वर्क किया है, कितने पंजाब के ओहदेदारों को बाकी लोग जानते हैं जी, ठीक है। अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है, मुझे एक बच्चा तहरीक लबैक पाकिस्तान का मुझे जानता है, वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। वो इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करते कि मैं उस्मान खिज़र मांगड़ हूँ, वो इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं कि मुझे नौकरी दी गई, फिर मैंने उस नौकरी पे नौकर बन के काम करके दिखाया है। तो ये इज़्ज़त, ये ज़िल्लत सर ये अल्लाह ताला के हाथ में है। मैं जब तक ओहदे पे था, मैं समझता हूँ तब तक मेरी इज़्ज़त कम थी। जब से मैं ओहदे पे से उतरा हूँ और मैं फिर काम कर रहा हूँ, मेरी इज़्ज़त पहले से मैं 10 गुना ज़्यादा समझता हूँ। बिल्कुल जी। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, एक सोशल मीडिया पे आपके हवाले से प्रोपेगेंडा भी चल रहा है, अब इसे प्रोपेगेंडा कहें या आपकी तरफ से कोई मामला डिस्टर्ब हुए, बड़ा अहम क्वेश्चन है मेरा, और आवाम ने ये बड़ी फरमाइश की है कि बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब से ये सवाल करना है, तो इसलिए आज समझ लें कि मैं अवामी अदालत के मुताबिक आपके पास पहुँचा हूँ। मुझे बताइएगा कि आपने गुज़िश्ता दिनों एक ट्वीट किया था जिसमें जमात के कुछ तंजीमी मामलात, उसमें ख़राबी का जिक्र किया था आपने, और वो उसके बाद आपने वो ट्वीट करने के बाद कुछ मामला इस तरह हाइप पकड़ के उसके बाद आपको यूट्यूब पे जाके वजाहत देनी पड़ी उस ट्वीट के हवाले से। वजाहत देने की क्या वजह थी सर? क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर था या वजह कुछ और थी? अमानुल्लाह साहब, उस्मान खिज़र मांगड़, अगर आप मेरी ज़ात को देखेंगे जी, तो मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी को जवाबदेह नहीं हूँ जी। जमात में मैं अगर किसी को जवाबदेह हूँ जी तो वो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब हैं और वो अंस हुसैन रिजवी साहब हैं जी। तो प्रेशर लेने वाली मैं शख्सियत ही नहीं हूँ जी जी। मैंने एक ट्वीट की, जेन्युइन मसले पे ट्वीट की, ये जब मैं नायब नाज़िम आला था तब से ये इशू सामने आ रहा है जी। मेरे हलके में तब भी एक टाइम हुआ, 4 महीने इख्तलाफात की वजह से मेरे हलके में काम ही नहीं हो सका जी। अब मैं समझता हूँ पाकिस्तान का वाहिद हलका मेरा हलका है जिसमें मैंने तमाम धड़े यकजा कर दिए और तमाम लोग मेरे कैंडिडेचर पे मुत्तफ़िक हो गए। तो जब वो मुत्तफ़िक हो गए तो फिर एक वो जो सारा उसमें मामला, टाइम वाला मामला, ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस वाला, वो एक मामला था, वो सारे लोग मुत्तफ़िक हो गए। तो उस वक्त पे जाके वही काम दोबारा कर दिया गया कि अगले 4 महीने भी इस हल्के में कोई काम ना हो।
तो सर अगर मेरे हलके में काम ही नहीं होना, इख्तलाफात पड़े रहने हैं, मेरे हलके में जो है मेरी पूरी की पूरी यूसी की बॉडी कह जाए हम काम नहीं करते, हमारे साथ ये ज़्यादती है, जो कि ज़्यादती थी उनके साथ, ठीक है, तो उस सूरत में लॉस किसका है? जमात का, एज अ कैंडिडेट उस्मान खिज़र मांगड़ का। तो सर मैं इलेक्शन कहाँ पे लड़ूंगा? जहाँ पे मैं वोट किससे लूँगा? मेरे पोलिंग एजेंट्स कहाँ से आएंगे? मेरे जलसे कौन कराएगा? मेरे जुलूस कौन करवाएगा? मेरी रैलीज़ पे कौन आएगा अगर मैं अपने वर्कर्स के साथ ही ना खड़ा हूँ? तो सर ये जब मैं नायब नाज़िम आला था तब भी मेरे मोहतरम के गोशगुजार किया था, और अभी मैंने डायरेक्टली नहीं कहा, मैंने ट्वीट कर दी, मेरी ट्वीट उन तक पहुँच गई होगी और उसके ऊपर कोई अमल दरामद भी इंशाल्लाह होगा जी। और बतौर जब तक मैं नायब नाज़िम आला था मेरा कोई इख्तलाफ था तो मैंने तब भी ऐसी एक ट्वीट की थी, लेकिन उस वक्त मुझे एहसास हुआ 2 मिनट बाद कि बतौर ओहदेदार मुझे कोई ऐसी ट्वीट नहीं करनी चाहिए जिससे जमात को प्रॉब्लम हो, जमात के लिए कोई इश्यूज़ अराइज हों। तो मैंने उसको 2 मिनट बाद डिलीट कर दिया ट्वीट को। अब मैं ओहदेदार नहीं हूँ, अब मैं एज अ वर्कर आई रिजर्व ऑल द राइट्स कि मैं जमात की बेहतरी के लिए कोई बात हो तो मैं उस बात को करूं। मैं वर्कर्स के साथ ही बात करता है, तो वो मैंने की है और वो ट्वीट इज़ देयर, वो ट्वीट इज़ नॉट गोइंग टू बी डिलीटेड। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैंने वजाहत दी, मैंने वजाहत नहीं दी, मैंने फर्दर उसको एक्सप्लेन किया फर्दर, क्योंकि उसके बाद मुफाद परस्तों ने तो जनाब उसको दे टुक इट एज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी और दे स्प्रेडेड द न्यूज़ के शायद उस्मान खिज़र मांगड़ इज़ गोइंग समवेयर, उस्मान खिज़र मांगड़ इज़ लिविंग द पार्टी, छोड़ रहा है पार्टी को। आई एम हियर, आई विल स्टे हियर until and unless अगर मैं पॉलिटिक्स ही ना छोड़ दूं वो अलहदा बात है, वरना जब तक मैं सियासत में मैं तहरीक लबैक पाकिस्तान में रहूँगा, तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ एफिलिएटेड रहूँगा। ना मैं ओहदे का ख्वाहिशमंद, ना मैं टिकट का ख्वाहिशमंद, ना मैं किसी और चीज़ का ख्वाहिशमंद। अगर मैंने पहरा देना है नामूस रिसालत पे और ख़त्म नबूवत पे, तो वो मैं टिकट और ओहदे के बगैर भी हंस हुसैन रिजवी साहब और अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की क़यादत में दे सकता हूँ जी। तो ये सिर्फ एक वजाहती बयान था। सर आपको नहीं लगता कि इस तरह के मामला जो हैं ये सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं करने चाहिए, और इस तरह के मामला से जो है वो जमात की बदनामी हो सकती है या दूसरी जमातें जो हैं उनको मौका मिल सकता है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे बात करने का? तो आप नहीं समझते कि ये मामला जो है आपको साद रिजवी साहब से, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हैं, उनसे डिस्कस करना चाहिए था? और ये कि जो बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि क्या उस्मान खिज़र मांगड़ ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान छोड़ दी है? सर देखें, सोशल मीडिया पे मैं कारकुन हूँ जी, कारकुन अपनी फीलिंग्स को कहीं पे भी एक्सप्रेस कर सकता है जी। दूसरी बात, अगर आप कहें कि दूसरी जमातों को मौका मिल जाएगा वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, सबसे पहले हमें अपने आप जो हम नुकसान करते हैं जमात का, उससे बचने की ज़रूरत है। हम ये जो ज़ाती अना, ज़ाती ईगो और उसके लिए जनाब ये सारे इक़दाम उठाते हैं, जो तंजीम में हो वो समझता है कि जो पुराने अहदेदार हैं वो गद्दार हो गए, जो पुराने अहदेदार हैं वो समझते हैं कि नए गद्दारी करके अहदों पे आ गए। हमें इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। ये चीज़ जमात का नुकसान करती है और बर वक्त फ़ैसले ना होना जमात का नुकसान करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं कर दी, मैंने सिर्फ यही कहा है, मैंने कारकुनों के हकूक़ की बात की है कि अगर आपने कहीं पर जाना है, आपने तकरीर करनी है, उस ज़िला के अमीर को बता के जाएँ, उस पीपी के अमीर को बता के जाएँ। क्या वो आपने सिर्फ हरी जैकटें पहन के हाथों में हाथ डाल के जनाब प्रोटोकॉल लेने के लिए रखे हुए हैं? लोग उनको पता भी उस वक्त पता चलेगा जनाब कल वो साहब आ रहे हैं, टाइम उनका पहले का हुआ है। तो इस चीज़ के ऊपर मैंने पॉइंट रेज किया है। बाबा जी लामा खादिम हुसैन रिजवी जब उन्होंने कहीं पे जाना होता था, उनके पास कोई टाइम लेने आता था, तो वो जनाब उस बंदे को कहते थे कि मेरी उस ज़िला के अमीर से बात करवाओ। उस ज़िला के अमीर से बात होती थी और उसकी अप्रूवल से बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह टाइम देते थे। तो अब सर क्यों नॉर्म्स चेंज हो गई, अब क्यों मामलात चेंज हो गए, हम ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं? तो ये मैंने पॉइंट रेज किया था और इसको मैं करता रहूँगा रेज जी। सर उसी मामले के ऊपर जो है सोशल मीडिया पे जो हाईलाइट हुआ था, एक यूट्यूबर ने आपके खिलाफ एक वीडियो भी बनाई थी, उसके बाद आपसे माफ़ी भी मांग ली थी। आपकी उस यूट्यूबर से क्या बात हुई थी? आपने उन्हें धमकाया तो नहीं था? बिल्कुल भी नहीं, हमारे भाई हैं वो। आई पर्सनली विजिटेड हिज यूट्यूब प्रोफाइल जी, और उसके ऊपर जितने भी मैंने व्लॉग्स देखे तो मोस्ट ऑफ देम वर रिलेटेड टू टीएलपी जी। वो टीएलपी को ही सपोर्ट करते हैं, टीएलपी की ही आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे मैटर में उन्होंने मेरी ओरिजिनल ट्वीट नहीं देखी, नीचे उन्होंने कुछ कमेंट्स देख के या जो मेरा थ्रेड ट्वीट्स था उसको देख के उन्होंने उसके ऊपर व्लॉग दाग डाला। लेकिन लेटर ऑन शायद ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक और उन्होंने उसके ऊपर एक्सक्यूज़ किया। माफ़ी देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, मेरा दिल बिल्कुल क्लियर है।
आपकी तरह वो भी मेरे पास आएंगे या मुझे मौका देंगे तो मैं उनके चैनल पे भी इंटरव्यू दूंगा, बात करूंगा, जमात की बेहतरी की बात करूंगा। कोई धमकाने वाली बात नहीं है, भाई हैं हमारे, वो टीएलपी के लिए ही काम करते हैं और जब टीएलपी के लिए काम करते हैं फिर कोई इख्तलाफ नहीं। सर आपकी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, इनसे जो मोहब्बत है ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो आप ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए खिदमात सर इंजाम दे रहे हैं, ये खिदमात जो है ये पार्टी पे एहसान है या आप इसे अपना एक अहम फरीज़ा समझते हैं? अमानुल्लाह साहब, इस पार्टी में बंदे आते काम में लाए ज़्यादा जाते हैं जी। इस मकसद के लिए, इस नौकरी के लिए लोग चुने जाते हैं जी। तो आई पर्सनली बिलीव दैट कि आई एम फॉर्चुनेट एनफ, मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने मुझे ये रास्ता दिखाया और मैं इस पार्टी में आया और मैं इस जमात के लिए काम कर रहा हूँ। वरना हज़ारों बैरिस्टर हैं, हज़ारों उस्मान के सर मांगट होंगे जो जिनको टीएलपी ले सकती है और टीएलपी उनसे काम करवा सकती है। तो आई पर्सनली थिंक दैट आई एम फॉर्चुनेट एनफ टू बी द पार्ट ऑफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। जी सर, बड़ा अहम क्वेश्चन है मेरा आपसे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर हैं अलामा साद हुसैन रिजवी साहब और छोटे साहबजादे जो हैं बाबा जी के अनस हुसैन रिजवी साहब, आपकी बड़ी मोहब्बत है इनके साथ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक तो पार्टी के लिए क्या करने जा रहे हैं और दूसरा ये कि आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिससे इस पार्टी का मंशूर आम आवाम तक पहुँच जाए? सर, जो मेरा बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू था जी, जो बेसिकली मेरा एक जो मेरा एक प्लान था जिसके ऊपर जिसको मैं एग्जीक्यूट करना चाहता था, मैं चाहता था कि मैं इस पार्टी को ताजरों तक लेके जाऊं, जी जी, वकला तक लेके जाऊं। लोग अभी हेजिटेट करते हैं हमारे साथ काम करने से। मैं चाहता था कि यूथ विंग बने, मैं चाहता था कि स्टूडेंट फेडरेशन बने जी, मैं चाहता था कि माइनॉरिटी विंग बने जी, और मैं इस तरह के कुछ इकदामात करना चाहता था पंजाब की हद तक, बिकॉज आई वाज ऑथराइज्ड टू डू टू द एक्सटेंट ऑफ पंजाब। और इससे मैं एलिवेट करना चाहता था जमात को और मैं चाहता था कि हम एक अपना सॉफ्टवेयर इमेज लोगों तक अभी आप किसी एक कॉमन पर्सन के पास जाएं, उसके सामने जाके आप बात करें टीएलपी, जी, तो वो दैट पर्सन विल ही विल फील थ्रेटन्ड कि वो हमें वो सख्त बंदे समझते हैं, हमें वो शायद वो समझते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो आई वांटेड टू वॉश आउट दिस इमेज ऑफ द पार्टी। हम सर, अगर हमने पॉलिटिक्स करनी है तो फिर हमें जो एडवांस्ड मैसेज, आप उनको एडवांस लॉग ही आप उनको बोल लें या लिबरल आप उनको बोल लें, जी, जी, तो मैं लिबरल बोलना नहीं चाह रहा था बेसिकली। वी विल हैव टू रीच टू देम, हमें उन तक पहुंचना पड़ेगा, हमें उनको समझाना पड़ेगा, हमें उनको खत्म नबूवत का कॉज बताना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये हमें स्कूलों में पढ़ाया नहीं गया, हमें कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं गया, तो उनको पता नहीं है। उनको तो यही बताया गया कि जनाब एक वो बुढ़िया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा फेंकती थी, तो वो एक दिन नहीं फेंका तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास चले गए। तो उनको तो जो पढ़ाया गया तो वो तो उसी को अपने दिमाग में फीड करके बैठे हुए हैं। तो हमें उनको खत्म नबूवत का कॉज जो है उनको उसको बताना पड़ेगा, उनके दिमाग में डालना पड़ेगा। हमें ये एक सॉफ्टवेयर इमेज क्रिएट करना पड़ेगा। हमें इस 22 लाख को 22 करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। उसके लिए ये नहीं है कि हम जनाब रैलियाँ, जलसे, जुलूस और ये सारे काम ये भी ज़रूरी हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी की जो एक लाइफ है उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसको इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन हमें कॉमन मैसेज तक जो है पेनिट्रेट करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज वाइप्ड अप और मैं ऑफिशियली उसको नहीं कर सका। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं नॉन ऑफिशियली या अनऑफिशियली मैं इसको नहीं कर सकता। आई कैन डू सो और आई एम ऑन इट। मैं कर रहा हूँ, मैं अपने हल्के में कर रहा हूँ और अपनी कैपेसिटी के मुताबिक व्हाट्सएवर लोगों को लोगों का एतमाद हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी सर, बड़ा अहम क्वेश्चन है। किसी भी जमात को आप देख लें, कई सालों से पाकिस्तान पे मुसल्लत हैं, आप देख सकते हैं सियासतदान यहाँ पे मौजूद हैं। किसी भी जमात की तंजीम साजी करने के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों ज़रूरी है? सर, इसलिए ज़रूरी है कि अगर एक पंजाब की बॉडी बनाई गई है जी, जो मैं आपको दुखड़ा सुना रहा हूँ तो अगर एक पंजाब की बॉडी, लगता है ज़्यादा में वो ले गए हैं, अपने दिल पे ले गए हैं ये मामला। नहीं सर, अगर आप किसी को इस काबिल समझते हैं कि वो काम करे और आप उसको ड्यूटी देते हैं तो फिर आपको बाद में उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए या कम से कम उससे पूछगिछ करनी चाहिए। तो एक बॉडी बनाई गई, उस बॉडी को बनाने के बाद अगर मुझे हटाना था तो मुझे बाद में हटाते और उस पोस्ट के लिए एक न्यू इलेक्शन कॉल इन करते। वो न्यू इलेक्शन कॉल इन होता
तो अगर मैंने परफॉर्म किया होता और लोग मेरी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई होते तो लोग मुझे री इलेक्ट कर लेते उस पोस्ट के लिए, और आई वुड हैव केप्ट ऑन वर्किंग फॉर द पार्टी। मैं काम करता रहता और मेरी वही कंटिन्यूटी होती मेरी पॉलिसीज़ में। तो आप ओवरनाइट किसी को उठा के बाहर फेंक दे किसी एक फ़र्द की ख्वाहिश पे, तो इस तरह की सूरत हाल में फिर जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होती हैं और पार्टी का जो एक इमेज है वो डिस्टर्ब होता है। सर टीएलपी का फ्यूचर आप कैसा देख रहे हैं? एज ए बैरिस्टर, कानूनदान हैं आप, मुझे बताइएगा, इलेक्शन 2023 भी हैं, क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सीटें निकाल पाएगी सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में? और दूसरा ये कि अवामी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, अवाम जो है इस वक्त मसाइल से दो चार है, गरीब तबका जो है वो पिस चुका है महंगाई की चक्की में। आप लोग अवामी मसाइल हल करने के लिए क्या अवाम के पास जा रहे हैं? सर हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो पब्लिक फ्रेंडली हैं जी, मैसेज फ्रेंडली हैं, महंगाई के इन्फ्लेशन के अगेंस्ट वी वर दी ओनली पार्टी जी, नमूसे रिसालत पे पैरा देने के लिए वी वर दी ओनली पार्टी, ख़त्म नबूवत के कॉज पे काम करने के लिए वी वर दी ओनली पार्टी जी। तो आई एम वेरी होपफुल कि वी विल कम अप विद द गुड रिजल्ट्स, बट फॉर दैट वी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, वी विल हैव टू वर्क पैशनेटली एंड डेडिकेटली, और वी विल हैव टू रिमूव डिफरेंसेस बिटवीन अस। जो कोई ऐसी चीज़ ना हो, लोग मिल के काम करें, इस कॉज के लिए काम करें, बाबा जी के दिए हुए नज़रिए के लिए काम करें, उनकी दी हुई तालीमात पर काम करें, उनकी समझाई हुई बात पे काम करें, बजाय इसके कि अपने आप अपनी ज़ात को एलिवेट करते रहें। उस्मान खिज़र मांगट एक ख़त्म नबूवत पे कॉज पे काम करने के लिए मेरी कोई ज़ाती हैसियत नहीं है। मैंने अगर उसके ऊपर काम करना है तो मैंने जमात के ऊपर एहसान नहीं करना, लोगों पे एहसान, मैंने अपने आप के ऊपर एहसान करना, मैंने अपनी आखिरत संवारनी है, मैंने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवारनी है। तो सर आई होप के वी विल एंड अप विद द गुड रिजल्ट्स, बट फॉर दैट वी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, बट एट द मोमेंट आई डोंट सी कि 2023 में इलेक्शन भी हों, ये मेरी एक ज़ाती राय है। और दूसरी बात, मैं ये समझता हूँ कि हम 2023 के इलेक्शन के लिए अभी शायद पंजाब की हद तक शायद हम तैयार ना हो, कम से कम मैं तैयार नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अपने हल्के में। सर बड़ा अहम क्वेश्चन है, बाकी सियासी जमातों के पास पावर भी है, पैसा भी है, मीडिया भी है, आप लोग कैसे मुकाबला कर पाएंगे बाकी सियासी जमातों का? सर थ्रू आवर पैशन, आवर डेडिकेशन, जी, आवर कमिटमेंट टुवर्ड्स द काज, टुवर्ड्स द पार्टी एंड आवर बाय विर्च्यू ऑफ आवर एफिलिएशन विद इलामा कादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, हम हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि जिस पार्टी के पास इतने पैशनेट, इतने डेडिकेटेड वर्कर्स हों, उनको मीडिया की वैसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाबा जी कहते होते थे कि वो एक वक्त आएगा कि मीडिया की ज़रूरत बन जाएगी कि आपको कवरेज देंगे। वही मैं कहने लगा था, तो ऐसा वक्त आएगा? इंशाल्लाह ऐसा वक्त आएगा जी। सर बड़ा अहम क्वेश्चन है इलेक्शंस के हवाले से। कहा जाता है जब भी इलेक्शंस होते हैं तो नताइज आते हैं तो कहा जाता है कि जी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोटों पर डाका डाला गया है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि उन डाकों को रोकने के लिए, अगर तो वाकई डाका डाला जाता है, तो उनको रोकने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं जिसकी वजह से वो लोग जो आपको वोट देते हैं उनके जज्बात मजरू ना हों? यही बात जो मैं पहले भी आंसर कर रहा था, उसके लिए आपको अपनी वार्ड सतह तक तंजीम साजी करनी पड़ेगी जी। आपको अपने पोलिंग एजेंट्स, अगर आपकी वार्ड सतह तक तंजीम साजी होगी तो आपके पास मल्टीपल पोलिंग एजेंट्स होंगे। जब आपके पास हर जगह पे मल्टीपल पोलिंग एजेंट्स होंगे तो आप अपने वहाँ से कंप्लीट फॉर्म लेके निकलेंगे, रिज़ल्ट को कंपाइल करवा के निकलेंगे, अनअटेंडेड नहीं छोड़ेंगे, गिनती के दौरान ही बंदा घर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो जब आप प्रॉपरली रिजल्ट्स को कंपाइल करवाएंगे तो यू विल कम अप विद द पॉजिटिव रिजल्ट्स। सो दिस इज़ हाउ आपको, वही मैं कह रहा हूँ, मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत ये नहीं है कि हमने को बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर देनी है, मेहनत ये है कि हमें तंजीम साजी करने की ज़रूरत है, हमें अपना ये सारा निज़ाम ठीक करने की ज़रूरत है। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, और बड़ा अहम क्वेश्चन है, मुझे बताइएगा कि बैरिस्टर उस्मान खिज़र मागट ने बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से क्या सबक हासिल किया है? उनकी ज़िंदगी से सर मैंने सबक हासिल किया है कि अगर हक़ की बात हो तो उसके लिए जान दे दो जी, और अगर बातिल आपको रोकना चाहे तो उस मिशन में उसको फेल करने के लिए भी आपको अपनी जान देनी पड़े तो आप दे दो, बातिल के सामने झुकना नहीं है।
बहुत शुक्रिया जी। बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और एक बहुत अच्छा सेशन हुआ हमारा। जो मामला चल रहे थे सोशल मीडिया के हवाले से, जो इख्तलाफात बना के पेश किए जा रहे थे, और दूसरा ये कि बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए क्या खिदमात हैं, ये भी हमने आपको बताया। और इनका कहना यही है कि मेरी ये खिदमात कोई एहसान नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ है। तो बहरहाल ये अवामी सवालात थे जो मैं इनके पास लेके हाजिर हुआ, इनके जवाबात जो हैं वो आवाम तक डिलीवर किए हैं। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा और अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को और बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज हमेशा पाइंदाबाद।